ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। देखने वाले हैं क्या, रेलवे का ग्रुप डी, इसके जहाँ सरकार रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 19 देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 18 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस इसके जहाँ वॉल्यूम 2 के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि इसका PDF मैं वहीं प्रोवाइड करा दे देता हूँ, तो आपको फ़ायदा होगा, रिविज़न करने में भी आसानी होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। बाकी जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 57% लोग मेरे चैनल पे वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए इन सब बातों को हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? देखिए, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है चंदेलों द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? चंदेलों द्वारा बनवाया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र सबसे प्रतापी राजा जो था वो यशोवर्मन था। कौन था? यशोवर्मन था। तो याद रखिएगा, ये इस तरह के प्रश्न मंदिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर ये चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। तो वो पहले किसके सामंत था? जो विजयालय जो था, जो चोल वंश का संस्थापक था, वो पहले पल्लवों का सामंत था। किसका? पल्लवों का सामंत था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता है? तो दीवाने अर्ज जो है ये किसको कहा जाता है? देखिए, सैन्य विभाग को मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज कहा जाता था। तो ये ऑप्शन सी बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। ठीक है, देखिए, मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए सैन्य विभाग क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। यानी मंगोलों को आक्रमण करने से रोकने के लिए सैन्य विभाग का स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक सभा की स्थापना डैश ईस्वी में की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना जो है 1946 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 20 जो है भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ये भी आप याद रखिएगा। ये मुख्य न्याय की जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होती है ना, ये अनुच्छेद 124 के द्वारा होता है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका नर्मदा नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि नदी से भी क्वेश्चन NTPC में पूछे गए हैं। तो आने वाले दिनों में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। सीन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है।
तो सिंध घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवा को कहा जाता है मिस्ट्रल। क्या कहा जाता है? मिस्ट्रल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चिनूक जो है, चिनूक, ये चिनूक क्या है? चिनूक गर्म हवा है। ठीक है। और ये सिराको जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। ये भी गर्म हवा है। ठीक है। और एक और है रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा सिमुम भी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिमुम। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? तो कैशलेस द्वीप की बात करें तो करंग द्वीप जो है, ये करंग द्वीप जो है भारत का पहला कैशलेस द्वीप है। ठीक है। देखिए, अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी भाग है। लैंडफॉल द्वीप द्वारा उत्तरी अंडमान द्वीप और म्यांमार को कोको द्वीप समूह के बीच स्थित है। ये सारा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट, दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है? तो एक्चुअली दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। डाम्फा जो है वो मिजोरम में है। और मृदुमलाई जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित व विनियमित की जाती हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा बैंक कौन है? रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, क्योंकि सबसे भारत का केंद्रीय बैंक यही है, तो जो भी लागू होता है वो रिजर्व बैंक द्वारा ही ब्याज दर निर्धारित और विनियमित किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जिस दर पे आरबीआई बैंक ऋण देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए कि इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए? एस का वैल्यू दिया है 2.5 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, बात को समझिएगा। एम यहाँ कितना दिया है? एम दिया है 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम को पहले हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 किलोग्राम। यहाँ पे हमारे पास तापमान यानी कि थीटा का वैल्यू दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और एस का वैल्यू दिया। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर एम एस थीटा। क्या होता है? क्यू बराबर एम एस थीटा। एस आपका कितना है? तो 2.5 है। एम आपका 0.1 है और थीटा आपका 20 है। ठीक है। अब बताइएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में गुना कर देना है, आपको गुना करके देना है आपको। ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जबकि जी 10 मीटर पर सेकेंड है। देखिए, वर्क बराबर क्या होता है? mgh। m मतलब मास, ये मास m कितना है? 10 किलोग्राम है। h 1.2 मीटर है। g आपका दिया गया है। तो क्या करेंगे? 10 गुना 1.2 गुना 10, ये हो गया 12 दहाँ 120 जूल। तो 120 जूल यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिरते हुए नारियल में क्या होती है? अगर नारियल मान लीजिए ये पेड़ पर एक नारियल है, ठीक है, यहाँ से नारियल गिरेगा तो नाभिकीय ऊर्जा में आएगा, ध्वनि ऊर्जा में आएगा, रासायनिक ऊर्जा में आएगा, गतिज ऊर्जा में आएगा। तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर यानी केस्ट और तरंग गर्त उत्पन्न करता है। तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? v बराबर क्या होता है? n लैम्डा होता है। तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? 20/0.4 यानी कि 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा?
50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल की गिरती हुई बिंदु बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाम्बर हो जाती है, यानी गोलाकार हो जाती है। तो ये जल का पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण वो क्या हो जाता है, गोल गोल दिखता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तथा टी बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर करेगा। तो देखिए, जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज दाब जो होता है P बराबर WH² होता है। तो यहाँ P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H²। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जल की ऊंचाई पर क्षैतिज दाब होता है, भरे हुए जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पे करता है, ऊंचाई पर, हाइट पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट, पानी का घनत्व क्या होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है 1000 किलो घन मीटर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ऐसे मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। अब चांदी का घनत्व हमसे पूछ रहा है, तो चांदी का घनत्व क्या हो जाएगा 10.8 गुना 10.8 गुना 10⁻³ गुना घनत्व क्या हो जाएगा, बस गुना कर देंगे। अपेक्षित घनत्व जो होता है पानी का घनत्व और आपका अपेक्षित घनत्व का मल्टीपल कर देंगे, हमारा घनत्व आ जाएगा। तो 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत को डैश में प्रयोग डैश में किया जाता है। तो इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। W बराबर क्या होता है Fs, W बराबर होता है Fs, यानी कि 10 गुना आपका कितना मीटर घिसकाता है 2, तो 10 दूना 20 जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि f कितना दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। वस्तु से दूरी अगर हम मान लें u बराबर 1 सेंटीमीटर, तो v कह रहा है कि इसका 4 गुना हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। जब 4x हो जाएगा तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब देखिए f कितना दिया है 10, तो ये कितना माइनस का 10 होता है, 1 माइनस का 10 बराबर 1 ये आपका 4x प्लस 1/x। अब ये एलसीएम क्या हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 1 + 4 5/4x। तो 5/4x ये हो गया, ये माइनस का 1 10। जब इसको आप काटिएगा तो 12.5 सेंटीमीटर के आसपास, फॉर्मूला यही रहेगा, सबका वैल्यू आपके पास आ गया। तो ये 1 माइनस का 10 बराबर 4/4x कीजिएगा, तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के मुख्य 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या हो जाएगा। जब एक परिपथ में कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान एक समान व प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि एक ही रहता है। क्या रहता है, करंट का मान एक ही रहता है। मान लीजिए ये
2 है, इसको जोड़ दें और यहाँ एक जोड़ दें, तो इन सभी पे क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा, वोल्टेज जो होगा वो एक ही रहेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है? सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो एक्वारेजिया जो कहलाता है, देखिए क्या होता है, इसे 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया कहलाता है। देखिए क्या होता है, इसे अम्लराज या एक्वारेजिया का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को गला देता है। अब इसका जो रिएक्शन होता है HNO3 + 3HCl बराबर क्या होता है, NOCl + Cl2 + 2H2O। ठीक है, तो ये किस अनुपात में आ जाता है, 1:3 में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? तो अन्य विकल्पों से ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भिन्न है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने में यानी अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोज के रूप में किया जाता है। और एक क्षार है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प क्या है, ये सारे अम्ल हैं और ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो ये सबसे अलग है। नेक्स्ट, एक विलयन का pH 3 है, जब pH 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होगा? देखिए pH किसी भी विलयन के अम्लता या क्षारकता का एक माप होता है। क्या होता है, अम्लता या क्षारकता का माप होता है। अगर देखिए इसे हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि को बढ़ाया जाएगा, अगर मान लीजिए pH मान 3 है तो H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। अगर pH मान 6 होगा, pH मान अगर 6 होगा तो H+ आयन की सांद्रता कितना हो जाएगी, 10⁻6 मोल पर लीटर हो जाएगी। तो पहले सांद्रता से कितना गुना कम हुई है, तो पहले 10⁻³ था, अब 100 हो गया, तो 1000 गुना क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 1000 गुना घट जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व क्या होते हैं? तो आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील जो होते हैं तत्व उत्कृष्ट गैस होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती हैं। तो तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में KLM कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, KLM कक्षाएं होती हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा NaHCO3 एक अकार्बनिक क्या होता है, यौगिक होता है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कास्टिक चूना का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे CaO + H2O करेंगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कास्टिक चूना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त क्या है? तो रक्त जो है एक संयोजी उत्तक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त और हड्डियां जो होती हैं वो संयोजी उत्तक के उदाहरण होते हैं। और किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं को ऐसे समूह को उत्तक कहते हैं जिसकी उत्पत्ति जो होती है एक समान हो तथा एक विशेष कार्य करती हैं, और कोशिकाएं मिलकर ही उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है?
तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 65%, कार्बन आपका 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन की बात करें तो 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो शेर में जो होता है ना, शेर में छोटी आंत जो होती है सबसे छोटी कहाँ होती है, शेर में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए शाकाहारियों में सेलुलोज को पाचन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एंजाइम जो है जुगली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित जो गायब करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि, ये सिर्फ केवल यौवन तक ही क्या रहती है, सक्रिय होती है। थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के जो पसली होता है ना उसके पीछे स्थित होता है, और जैसे ही यौवन प्रारंभ होते ही यह क्या सिकुड़ने लगता है और बाद में त्वचा का रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन हैं? तो वन अरेंज लेखक कौन है, ये चेतन भगत जी हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टाटा समूह ने डिजिटल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो टाटा समूह ने सुपर ऐप लॉन्च करने के पीछे टाटा कंपनी का यही मकसद है कि एक ही प्लेटफॉर्म को लोगों को रिटेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक, फैशन, फाइनेंशियल सुविधा सब उपलब्ध कराने के लिए। टाटा सन्स डे चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि टाटा ग्रुप के इस ऐप में मतलब कितने भी ऐप शामिल होंगे। तो इसे क्या नाम दिया है, सुपर ऐप। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, WHO ने अफ्रीका से किस बीमारी को मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू की थी, जबकि WHO ने पोलियो को अफ्रीका में क्या कर दिया, मुक्त कर दिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष जो बने हैं अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपके सही आंसर हो जाएगा। ये BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जय शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हुसैन की जगह लेंगे, जो ACC के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? कोलंबस, श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के नए CEO हैं RS शर्मा जी हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड्स दिवस जो है ये आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा पदक भारत ने जीते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत 11 पदक जीतकर भारत सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश बना है। ये कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।